ବାବୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ସାର୍ଥବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଜଣେ ସଜ୍ଜନ ପୁରୁଷ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ଅଫିସର ନଡ଼ିଆଲା ଶର୍ମା ଇଲାହାବାଦ ମାର୍କେଟ ଅଫିସର। ସେଇ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ प्रदान करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रफुल्ल सामंतराज जी, लिंगराज भाई और सभी सम्मानित मित्रों, समता मूलक समाज के निर्माण के लिए मृत्यु पर्यंत संघर्ष करने वाले महान विचारक किशन जी पटनायक की पुण्यतिथि पर आप सबके साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आपने जो मुझे अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति और खास तौर से भाई लिंगराज जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं किशन जी के साथ काफ़ी समय तक मैंने काम किया और काम ही नहीं किया, उनसे बहुत कुछ सीखा। मैंने घोषणा तो नहीं की है उनके जीवन काल में, लेकिन मैंने उनको अपना राजनीतिक गुरु माना। उनसे मैंने बहुत सा शिक्षण लिया। जो कुछ भी मेरी राजनीतिक समझ बनी, मैं तो गणित का विद्यार्थी रहा, तो वह किशन जी, क्योंकि आप जानते हैं, आपको अनुभव रहा होगा, किशन जी मूलतः शिक्षक शैली में व्याख्या देते थे। एक एक बात को रख करके उसकी व्याख्या करना, उदाहरण देके उसको समझाना उनकी विशेषता थी और इससे हमारा ज्ञान वर्धन बहुत हुआ। इलाहाबाद अक्सर आया करते थे, ऐसे ही जमीन पर छत पर बैठ करके मीटिंग हो जाया करती थी। फिर चिल्का आंदोलन रहा हो या दक्षिण भारत के आंदोलन रहे हों और देश में अन्य आंदोलन रहे हों, लंबे समय तक उनके साथ काम करने का हमें अवसर मिला। आज उनकी 7वीं पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति को मैं बहुत श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। जिस जमाने में हम आज हैं, उसकी कुछ खास बात, आप जानते हैं हर जमाने की कोई ना कोई खास बात होती है। जिस जमाने में हम रह रहे हैं उसकी सोचें कि क्या खास बात है, तो विचार करने में पता चलता है कि इस जमाने की खास बात यह है कि हर क्षेत्र में प्रदूषण फैल गया। कोई क्षेत्र बचा नहीं जिसमें प्रदूषण न फैला हो। जमीन को ले लीजिए, नशीली जहरीली जमीन हो गई है। इतने रासायनिक खाद, कीटनाशक आदि उसमें डाल दिए हैं, जो कुछ पैदा होता है वो भी जहरीला होता है। नतीजा क्या है कि हमारा पूरा खाना, खाद्य पदार्थ प्रदूषित हो गएंगे। हमें तो डर लगता है कि बच्चों को केला खिलाएं कि न खिलाएं, क्यों केला पकाया भी कार्बाइड से जाता है जो बहुत जहरीला होता है। कभी कभी लगता है कि हम तरबूज लाते हैं, अंदर से बड़ा मीठा लगता है, लेकिन मालूम हुआ कि उसको इंजेक्शन दिया गया है। तो खाद्य पदार्थ भी प्रदूषित हो गए। पानी की तो बात ही भूल जाइए, कहीं पानी शुद्ध नहीं मिलता। मैं प्रयाग से आता हूँ, तीर्थराज प्रयाग, जहाँ गंगा जमुना और सरस्वती का संगम होता है। आप क्षमा करेंगे मुझे, वहाँ संगम पर मेरी उंगली डालने की इच्छा नहीं होती, इतना प्रदूषित जल वो हो गया है सभी जगह। तो पानी की स्थिति है। और फिर हवा पे आइएगा, हवा कितनी प्रदूषित है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, उसमें ग्रीन हाउस गैसेस मिली हुई हैं। नतीजा क्या हो रहा है आप सब जानते हैं
कि जिसे कहते हैं कि वैश्विक ताप ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पूरे पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो रहा है और जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहेंगे। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि 1 सितंबर तक सूखा लोग सूखा के विरोध में आंदोलन करना चाहते हैं और उसके बाद 1 नहीं 2 नहीं 3 बार बाढ़ आ रही है। ये क्यों हो रहा है? इसका मूल कारण ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बड़े बड़े वैज्ञानिक जो सब अध्ययन करते हैं वो बताते हैं इस जलवायु परिवर्तन का लक्षण है कि सूखा और बाढ़ बहुत तेजी से आते हैं। फिर रहा हमारा आचार विचार, हमारा शासन प्रशासन और फिर हमारा व्यापार, ये भी तो जीवन का अंग है। इसमें क्या हुआ है? हमारे आचार को क्या हो गया है? अब आचार कहीं दिखाई नहीं पड़ता। क्या दिखाई पड़ता है? भ्रष्टाचार। इस समय पूरे देश में लोग खड़े हो गए हैं कि देश में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। तो आज ये जो आचार विचार में प्रदूषण है, जो भ्रष्टाचार के रूप में प्रकट हो रहा है, थोड़ा सा विचार करें। अभी प्रफुल्ल बाबू ने बहुत विस्तार से आपके सामने बात रखी है, मैं उनसे सहमत हूं जो बात उन्होंने रखी है, लेकिन थोड़ा विचार करें कि ये जो आचरण में जो भ्रष्टाचार आया है, आचरण में जो प्रदूषण आया है, ये कहां से पैदा हुआ है? अंग्रेजी में 2 शब्द होते हैं, एक तो होता है क्रिएशन, क्रिएटर, और दूसरा होता है कैरियर। एक तो बनाने वाला, निर्माण करने वाला, और एक उसको ढोने वाला, ले जाने वाला। इस भ्रष्टाचार का क्रिएटर कौन है और भ्रष्टाचार का कैरियर कौन है? हम जो आज लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, क्षमा कीजिए, हम कैरियर से लड़ रहे हैं। ये भ्रष्टाचार के कैरियर हैं हमारे शासन प्रशासन में बैठे हुए नेता, बड़े बड़े नौकरशाह, और उसके साथ ये न्यायपालिका, जुडिशियरी, ये भ्रष्टाचार को कैरी कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार के एजेंट हैं, ये क्रिएटर नहीं है। लगता है तो हमारा रोजमर्रा तो अधिकारियों से, बाबू से, दफ्तर से, कंडक्टर से, उन्हीं से पाला पड़ता है, पुलिस से, तो लगता है कि यही भ्रष्टाचारी है। लेकिन ये भ्रष्टाचार को पैदा नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कहीं से पैदा हो रहा है। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में आप में से बहुत से लोगों ने भाग लिया, हमने भी भाग लिया, जेल वेल भी गए। तो जयप्रकाश जी का जब इलाहाबाद में व्याख्यान हुआ तो आप जानते हैं तो उस आंदोलन के मूल मुद्दा भ्रष्टाचार था, लेकिन जयप्रकाश जी दूरदृष्टा थे। लोहिया जी की तरह से, किशन पटनायक जी की तरह से एक बड़ी लंबी परंपरा थी। हम लोगों का सौभाग्य है, आपका खास तौर से सौभाग्य है कि समाजवादी जन परिषद के प्रमुख यहाँ पर हैं जो लोहिया जी के, जयप्रकाश नारायण के विचारों को जमीन पर उतार रहेंगे। ये कर्म भूमि किशन जी की रही है, जहां उन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया है, आपका प्रतिनिधित्व किया है लोकसभा में। तो ये जो परंपरा थी तो वो दूरदृष्टा थे, तो उन्होंने केवल भ्रष्टाचार नहीं लिया। आप याद कीजिए कि जेपी आंदोलन में भ्रष्टाचार के साथ महंगाई, इस समय महंगाई आप जानते हैं कमर तोड़ रही है कि, और जो गुस्सा था लोगों का केवल भ्रष्टाचार का नहीं था, जो महंगाई के कारण आम जन परेशान है, इसलिए भ्रष्टाचार और महंगाई दोनों के कारण लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वो सड़क पर निकल आए। बेरोजगारी भी मुद्दा था उस समय, शिक्षा का सत्यानाश हो रहा है, ये भी, शिक्षा भी एक मुद्दा था, और लोकतंत्र धीरे धीरे कैसे खत्म हो रहा है, कैसे उसका क्षरण हो रहा है, ये भी मुद्दा था। तो ये 4-5 मुद्दे थे जेपी आंदोलन में। तो एक युवा सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ
तो उसमें जेपी के व्याख्यान का पहला वाक्य मैं आपको दोहराना चाहता हूं। तो कहते जेपी कि भ्रष्टाचार ये क्लर्क और बाबू के पास नहीं है, भ्रष्टाचार की गंगोत्री ये बड़े बड़े नेता मंत्रियों की कुर्सियों के नीचे, वहां से भ्रष्टाचार पैदा होता है। आज स्थिति जेपी नहीं है। अगर आज होते तो कहते कि जो मैंने 30-35 साल पहले कहा था उसको मैं बदल रहा हूं। अब ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री ये राजनेताओं की, बड़े अधिकारियों की कुर्सी के नीचे नहीं है, ये बड़े बड़े कॉरपोरेट के सीईओ उनके दफ्तर की कुर्सी के नीचे भ्रष्टाचार वहां से आ रहा। मैं एक उदाहरण देकर के इस बात को थोड़ा स्पष्ट करूं, बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, समय ज्यादा हो रहा है। एक उदाहरण दें जिसके बारे में आप लोग परिचित हैं। आपने भोपाल की तो बात की, कितने लोगों को मार डाला, लेकिन एंडरसन अभी तक पकड़ में नहीं आया। कितनी बड़ी ताकत है उसकी, इतनी बड़ी हमारी सरकार कहती है ऑपरेशन ग्रीन हंट और क्या क्या करने का दावा करती है, लेकिन एंडरसन को नहीं पकड़ पाई। लेकिन वो उदाहरण मैं नहीं दूंगा, मैं उदाहरण एनरॉन का देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में चिपकूण जगह पर दाबोल पावर प्रोजेक्ट है बिजली बनाने का। अमेरिका की कंपनी एनरॉन जो गैस का धंधा करती थी, कभी उस कंपनी ने बिजली नहीं बनाई थी, लेकिन वो कंपनी उस समय जो राष्ट्रपति थे, उनके जो मालिक थे, राष्ट्रपति के दोस्त थे, उनकी दोस्त की मदद से हिंदुस्तान में बिजली बनाने का काम उसको मिल गया और वहां पर दाबोल पावर प्रोजेक्ट उसने लगाया। बहुत गड़बड़ हुआ उसमें, जो दाम उनका बिजली का हो रहा था, जो महाराष्ट्र बिजली बोर्ड जिस दाम पर बिजली दे रहा था उसका 8 गुना हो गया। बिजली बोर्ड ने कहा कि अरे भाई इतनी महंगी बिजली, उसमें यह भी था कि आप बिजली लीजिए, वो बिजली बिके या ना बिके, आपको पहले से ही डॉलर में हमको पैसा भुगतान करना पड़ेगा, ये सारी शर्तें थी। उसको आपको शायद जानकारी होगी, भूल न गए हो तो याद कीजिए कि एनरॉन को वहां बिजली का कारखाना लगाने के लिए केंद्र सरकार की परमिशन, इजाजत जरूरी होती थी। तो उस समय जो प्रधानमंत्री 2-3 घंटे बाद त्याग पत्र देने जा रहे थे, भोजन के अवकाश में उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और मीटिंग में उनको परमिशन क्लियरेंस दे दी। कितनी बड़ी ताकत है कि भागते भागते प्रधानमंत्री की पूंछ पकड़ ली कि बाबू जाने से पहले हमारा काम करके जाओ, तुमको जाने नहीं देंगे, ये सब। और फिर उसकी जो सीईओ थी, नाम मैं नहीं लूंगा, माताओं का मैं प्रणाम करता हूं, उन्होंने कहा वहां अमेरिका की जो पार्लियामेंट की कमेटी होती है उसके सामने कहा कि हमने 63 करोड़ रुपए भारत के अधिकारियों को शिक्षण देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए खर्च किए। बाप रे बाप, 63 करोड़ रुपया हमारे अधिकारियों को किस बात की ट्रेनिंग दी? हमारे अधिकारी तो आईएएस होते हैं, बड़े ज्ञानी विद्वान होते हैं, इनकी बड़ी ट्रेनिंग होती है। 63 करोड़ रुपया खर्च करके उनकी क्या ट्रेनिंग हुई, आप और हम सब लोग अच्छी तरह से समझते हैं। खैर, वहां महाराष्ट्र की बिजली बोर्ड ने कहा कि साहब हम इतनी बिजली आपकी नहीं ले सकते, आखिर में एनरॉन को जाना पड़ा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, कहानी अब शुरू होती है। उस एनरॉन ने अपने देश में क्या किया? अपने देश में वो कंपनी घाटे में जा रही थी, वो कंपनी दिवालिया हो रही थी। उसका जो अकाउंट कंपनी एंडरसन थी, उसने फर्जी
ध्यान दीजिएगा, फर्जी अकाउंट बना करके स्टॉक मार्केट में यह घोषित किया कि एनरॉन कंपनी $3.5 अरब 3.5 बिलियन डॉलर के मुनाफे पे चल रही है। और आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर किसी कंपनी का मुनाफा होता है तो उसके शेयर के दाम आसमान को चढ़ जाते हैं, उसके शेयर के दाम बढ़ गए। तो कंपनी ने क्या कहा, अपने कर्मचारियों से कहा कि देखिए हमारी कंपनी का मुनाफा इतना बढ़ रहा है, आप क्यों $1 बिलियन आपका पैसा हमारे पास जमा है, क्यों न $1 बिलियन को इस कंपनी के शेयर खरीदने में आप लगा दें, तो आपके शेयर का दाम बहुत बढ़ जाएगा। तो 1 बिलियन जो आपका जमा है वो कई बिलियन, 4-5 बिलियन हो जाएगा। वो कर्मचारी बातों में आ गए, $1 बिलियन भी लगा दिया और $3.5 बिलियन का घाटा सह रही कंपनी एनरॉन दिवालिया घोषित हो गई। अधिकारी जेल में डाले गए, 50 मुकदमे उस पर ठोके गए। कितने अधिकारियों ने आत्महत्या कर ली। ये है इन कॉर्पोरेट कंपनियों का कॉर्पोरेट जोन का नक्शा। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं, अध्ययन किया है कि जिन कंपनियों के बारे में यहाँ कहा जाता था अरे बहुराष्ट्रीय कंपनी। हमारे एक दोस्त थे, हम यूनिवर्सिटी में हम साथ साथ घूमने जाते थे। एक दिन सवेरे कहा, शर्मा जी आप कोई खुशखबरी सुनाए। हमने कहा सुनाइए। उनकी बेटी का नाम था मधु, का रिश्ता हो गया। अरे हमको बहुत अच्छी बात है। कहाँ हुआ है? कि फाइजर कंपनी में वो लड़का काम करता है। एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले लड़के से अगर बेटी की शादी हो जाए तो छत पर जाकर के ढोल पीट करके लोग खुशी मनाते थे। ये कंपनियों की तस्वीर इस देश में बनी हुई थी। क्यों? वो पूंजी लाते हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, वो उनका प्रबंधन बहुत। हिंदुस्तान के लोग तो बिल्कुल पुअर हैं, इनको तो प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना आता नहीं है। तो मैनेजमेंट बढ़िया लाते हैं और फिर जो कमाई होती है उसको एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। जब तक निर्यात नहीं होगा, देश की तरक्की नहीं होगी। तो इनको ऐसे कर करके इन कंपनियों को देश में बुलाया। आप सब जानते हैं कि जब ये नई आर्थिक नीति डॉक्टर मनमोहन सिंह लाए तो इन कंपनियों को पूरा खोल दिया बाजार। और ये कंपनियां अब पूरे देश में अपना कब्जा, जैसा कि अभी प्रफुल्ल जी कह रहे थे, पूरे देश में इनका फैला हुआ। तो ये जो कंपनियां हैं ये कर क्या रही? मैं बात संक्षेप में करना चाहता हूं। ये कर क्या रही? ये उद्योगों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, इन्होंने हमारा सेवा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। सबसे खराब काम क्या किया है इन्होंने कि हमारी पूंजी पर कब्जा कर लिया है। हमारे देश में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन थी, दुनिया में इंश्योरेंस के क्षेत्र में उसका 3रा स्थान था। खराब नहीं थी, बहुत अच्छा उसका कारोबार चल रहा था, दबाव पड़ रहा था इन कंपनियों का। अब हमारा इंश्योरेंस का क्षेत्र भी अभी 26% है, फिर अब 49 के लिए कर रहे हैं। यही तरीका होता है, किसी दिन 100% हो जाएगा। तो बाहर की प्रूडेंशियल और कौन कौन सी उनके नाम गिनाने से कोई फायदा नहीं। ये इंश्योरेंस कंपनियां आ गई हैं और LIC का धंधा केवल 60-62% रह गया है। 40% धंधा इन कंपनियों ने ले लिया। तो बैंकें आ गई हैं, क्या क्या फ्रॉड करती हैं, यहाँ समय नहीं है इनके फ्रॉड को बताने के लिए। लेकिन सबसे चिंता की बात है कि हमारी पूंजी पर, हमारे धन पर इन कंपनियों का कब्जा हो। किस समय ये धन को लेके भाग जाएंगी कोई कह नहीं सकता। ये कोई कल्पना की बात नहीं है, ऐसा हुआ है।
जिनको एशियन मिराकल्स कहते थे, एशिया के चमत्कार, एशिया के टाइगर कहते थे, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, हांगकांग, ये जो देश थे जिनको आदर्श माना जाता था, इन्हीं कंपनियों ने एक समय ऐसा आया कि अपनी सारी पूंजी खींच ली और वहां की जो मुद्रा थी उसको धूल में मिला दिया। कई जगह इन्होंने किया है, लातिनी अमेरिका में किया है, मैक्सिको में, ब्राजील में, जगह जगह किया है। तो ये बहुत खतरनाक है कि हमारी पूंजी पर आखिरी लड़ाई कहाँ हो रही है, इसकी तरफ आपका ध्यान है? ध्यान ही नहीं है। आप बहुत से जो मेरे साथी सामने बैठे हुए हैं उसमें अपनी जान लगा के लड़ रहे हैं, वो है भूमि का मुद्दा। अब पूरी ताकत इन कॉरपोरेट्स की आखिरी मोर्चा है इनका फतेह करने का, भारत को जमीन पर कब्जा करना। और जमीन पर कब्जा करने के लिए इनके जो वाहक हैं, इनके जो एजेंट हैं, वो क्या कर रहे हैं कि एक नया कानून लेके आए हैं जिसको कहते हैं अंग्रेजी में लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट बिल 2011। जयराम रमेश जी ने इसको बनाया है। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे बच्चों को कड़वी दवा पिलाने में बड़ा कष्ट होता है, माताओं को बड़ी दिक्कत होती है। तो फिर माताएं क्या करती हैं, उस कड़वी दवा में दूध डाल के और ढेर सारी चीनी मिला करके उसको पिलाते हैं। और आज कंपनियां तो कड़वी दवा के ऊपर भी एक मीठी परत लगा करके गोली बना देते हैं और हम लोग गटक लेते हैं। ये जो आज बिल आया है, सरकार लाई है, ये उस कड़वी दवा को ऊपर से मीठी परत लगा के हमारे गले में डालने का ये पूरी साजिश है। इसमें क्या किया है, बहुत संक्षेप में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जो पहला अंग्रेजों का कानून था उसमें जमीन अगर लेनी थी किसी को भी तो वो सरकार के माध्यम से ली जाती थी। हमने सरकार क्यों बिठाई है? हमारी सीमा पर कोई ना आ जाए, हमारे पहाड़ न कोई ले जाए, हमारी नदियां न कोई उठा ले जाए, हमारी जमीन पर कोई कब्जा न कर ले, इसीलिए तो सरकार बिठाई है। और सरकार क्या करती है? सरकार क्या हल चलाती है? सरकार क्या धान बोती है? सरकार क्या करती है? यही काम सरकार को दिया है, हमारी जमीन पर कोई कब्जा न कर ले। इसीलिए सरकार को बिठाया था कि अगर कोई जमीन ली, जिसको एमिनेंट डोमेन कहते थे, सरकार लेगी। लेकिन इस बिल में क्या किया है, सरकार ने अपने को अलग कर लिया है। कंपनियों से कह दिया कि सीधे आप जाकर के जमीन खरीदिए। तो कंपनियां क्या कहती हैं, जिसके बारे में प्रफुल्ल जी बता रहे थे कि ये कंपनियां पैसा फेंकती हैं। तुम 1 करोड़ 1 एकड़ का लेना चाहते हो, 2 करोड़ दे देंगी आपको। हजारीबाग में पहले 1 करोड़ 1 एकड़ का 1 लाख दे रही थी। 6 साल से आंदोलन चल रहा है, 10 लाख कर दिया, 20 लाख कर सकते हैं, 50 लाख कर देते हैं। ग्रेटर नोएडा दिल्ली के पास 1 करोड़ कर दिया है। जितना पैसा लेना चाहो ले, लेकिन जमीन लेंगे और न देंगे तो उनके गुंडे, उनके साथ पुलिस है, वो डंडे मारेगी, आपको माओवादी कहकर के जेल में डालेगी। ये सारे के सारे कर्म हो रहे हैं और होंगे। इसके लिए पूरी छूट इसमें दे दी। इसलिए हो क्या रहा है, मैं बात को समाप्त करना चाहता हूं, वो ये रहा है कि जैसे अंग्रेजों ने 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद एक संधि की थी और उसमें ये लिखवा लिया था कि हम इस देश की जमीन के मालिक हो सकते हैं। जो व्यापारी थे, जो व्यापार करने आए थे, बरगढ़ में कोई व्यापार करने आए, दुकान खोलेगा, कुछ बेचेगा, कुछ करेगा, और वो कहे कि बरगढ़ पर मेरी मालकियत है, तो बरगढ़ के लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो कानूनी कोई चीज लिखवा ले तो बरगढ़ के लोग लाचार हो जाएंगे। प्लासी की संधि के बाद भारत के लोग लाचार हो गए और अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके इस देश की जमीन पर कब्जा कर लिया और यहाँ पर 200 पौने 200 साल तक राज्य किया।
हमारे पुरखों की पीठ पर लातें मारी, क्या क्या अपमान, क्या क्या जलालत हम लोगों ने सही है। मैंने भी अपने बचपन में जलालत क्या होती है थोड़ा सा मुझे भी स्मरण है। वो जलालत उससे भी खतरनाक, वो तो पुलिस फौज रख करके यहाँ पर जलालत करते थे। आज पुलिस फौज की जरूरत नहीं है। आज दूसरा तरीका, ये जो अंग्रेजों की गुलामी की जगह पर एक ज्यादा खतरनाक, ज्यादा बदतर गुलामी मित्रों इस देश पर आ गई है, उसको हम लोग कॉर्पोरेट गुलामी कहते हैं। ये केवल ये नहीं कि धंधे की कुछ काम करने की बात नहीं है, ये बाकायदा गुलामी है। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि इस देश में कोई राष्ट्रपति नहीं है, कोई प्रधानमंत्री नहीं है। जैसे अंग्रेजों के जमाने में वाइसराय होते थे, विलायत में फैसले होते थे और ये वाइसराय उसको लागू करते थे। फैसले कहीं और होते हैं, फैसले कॉर्पोरेट कंपनियों के दफ्तरों में होते हैं और ये प्रधानमंत्री और ये सब जो है उनको लागू करने वाले केवल वाइसराय हैं। हम कहते हैं प्रधानमंत्री, मेरा मन कभी नहीं इनको प्रधानमंत्री कहने के लिए करता। मनमोहन सिंह भी अध्यापक रहेंगे, हम भी अध्यापक रहेंगे। इसलिए जैसे एक बिरादरी के लोग एक दूसरे पर कुछ भी कहने का अधिकार रखते हैं, उस अधिकार को लेकर मैं कहता हूं कि आखिर ये होंगे अर्थशास्त्री। हालांकि जो अर्थशास्त्र उन्होंने पढ़ा है, आज वो अर्थशास्त्र अनर्थशास्त्र हो गया है। उससे पूरी दुनिया में, यही नहीं पूरी दुनिया में अनर्थ हुआ है। तो होंगे अर्थशास्त्री, लेकिन ये हैं कौन? इनका जरा सा देखें, जन्मपत्री तो देखें। ये नौकर रहेंगे वर्ल्ड बैंक के, पेंशन वहां से पाते हैं, हिंदुस्तान से तनख्वाह नहीं लेते। तो जिसका खाए अन्न उसका बने मन, जहां से पैसा लेंगे उसकी गुलामी करेंगे कि नहीं करेंगे? वर्ल्ड बैंक के कोई भी प्रोजेक्ट हो लपक के लेते हैं और वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, IMF के माध्यम से अमेरिका, यूरोप और जापान की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों ने इनको बिठाया। ये पहले वित्त मंत्री बनाए गए और फिर अब प्रधानमंत्री बन करके, जैसा मैं कल भुवनेश्वर में कह रहा था, एक बार इनका मुंह खुला है, केवल एक बार, कि अगर ये काम न हुआ होता तो मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देता। इनको तो 20 मौके पर इस्तीफा दे देने चाहिए थे। चुप रहे, एक बार कहा। वो मौका कौन सा था? वो मौका था कि जब भारत में न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा के कारखाने लगाने का दौर चल रहा है। दुनिया के देश रूस, अमेरिका, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में सबसे आगे हैं, उनके यहाँ बड़े हाथ से चेरनोबिल और 3 माइल आइलैंड में हुए, कान पकड़ लिया। एक भी नया उन्होंने न्यूक्लियर प्लांट इन हादसों के बाद नहीं लगाया है। लेकिन वो कूड़ा कचरा मशीन पड़ी हुई है, उसको कहाँ डंप करें, पैसा कमाएं? तो हिंदुस्तान में भरने के लिए उन्होंने एक इंडो US न्यूक्लियर डील किया। प्रधानमंत्री ने उस पर अपनी प्रतिष्ठा लगा दी, कैश फॉर वोट वगैरह सब कुछ हुआ उसमें, वो गिर न जाए। और उस समय कहा कि अगर इंडो US न्यूक्लियर डील न हुआ होता तो मैं त्याग पत्र देता। वफादारी का इससे बड़ा नमूना, उदाहरण क्या हो सकता है? शासनिक व्यवस्था हमको लगता है कि हमारे लोग चला रहेंगे। जैसे मैं कल कह रहा था, अब एक रिवॉल्विंग, कभी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े दफ्तरों में जाने के लिए आप सीधे नहीं जा सकते, दरवाजा होता है ऐसे खुलता है, उसमें से आप अगर आप मोटे हुए तो जरा दिक्कत होती है किसी। तो ये रिवॉल्विंग डोर बना दिए। एक तरफ से ये कंपनी वाले घुसते हैं, सरकार में बैठते हैं, और सरकार वाले निकलते हैं, वो कंपनियों में बैठते हैं। एक नहीं 20 उदाहरण इस देश के और अमेरिका के नाम पर दिए जाते हैं। लंबी लिस्ट बनाई हम लोगों ने। प्रशांत भूषण जी से कभी संपर्क करें तो ईमेल से भेज देंगे कि इस रिवॉल्विंग डोर से सरकार के बड़े अधिकारी और कंपनियों के बड़े अधिकारी कैसे अपनी कुर्सियां अदलते बदलते रहते हैं। तो हमको लगता है कि हमारे लोग शासन कर रहे हैं, लेकिन मित्रों
दरअसल में ये कॉर्पोरेटी शासन चल रहा है, अंग्रेजों की गुलामी से बदतर गुलामी इस देश में आ रही है। गांव के दिनकिया और पास के गांव के लोग वहां पड़े हुए हैं, तपती हुई धूप पर बच्चे, महिलाएं, पुरुष लेटे हुए हैं। और जो हमारी सरकार, जो हमारी प्रतिनिधि होने का दावा करती है, वो पुलिस को भेजती है। ये लोगों के हैं या किसके लिए पुलिस भेज रहे हो, किसकी रक्षा करना चाहते हो? अरे एक वो कंपनी साउथ कोरिया से आई है, कहती है अपने कोरिया की है, वो अमेरिका की कंपनी है, उसमें ज्यादा शेयर अमेरिका का है, कहते कोरिया की है। तो वो उसकी गुलामी के लिए, उसकी मातहती करने के लिए अपनी पुलिस भेजते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। इसलिए ये नहीं है। इसलिए मुद्दा ये है मित्रों, आखिरी बात, कि जो हमारे देश के संसाधन हैं, जो प्रकृति ने, जो भगवान को मानते हैं तो ईश्वर ने जो हमको दिए, भूमि दी है, भूमि साधारण चीज नहीं है। इस जो नया कानून बनाने जा रहे हैं, भूमि को मार्केट की कमोडिटी बना दिया, बाजार की वस्तु बना दिया है। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि सारी चीजें बाजार की वस्तु बन जाएं, मुझे मंजूर है, लेकिन दो चीजें बाजार की वस्तु में जान दे दूंगा, लेकिन बाजार की वस्तु नहीं बनने दूंगा। वो है मातृभूमि, माता और भूमि। ये दो ही हैं चीजें, ये दो ही शक्तियां हैं पूरी दुनिया में जो सृजन करती हैं, जिससे उत्पत्ति होती है, कुछ निर्माण होता है। हमारी सारे मानव जो हैं मां से पैदा हुए, मां न होती तो हम सबका जन्म ना होता। और जो कुछ हम ये प्रकृति में देखते हैं, पौधे, पेड़, फल, सब्जी, धान, गेहूं, जो कुछ देखते हैं, ये भूमि की उर्वरा, इन दोनों में, मातृ में और भूमि में ही उर्वरा शक्ति है। उसमें से उर्वरन होता है। तो इनको किसी कीमत पर बाजार की वस्तु नहीं बनाया जाता। आज जो सबसे बड़ा संकट है, जो हमारे आप सबके सामने चुनौती है, इन दोनों को बाजार की वस्तु बना दिया है। कैसे बाजार में हमारी बहनें, माताएं बिक रही हैं, कैसे उनके नंगे अधनंगे फोटो निकल रहे हैं, कैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं देश के स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। माताओं को, मैं फ्रांस में रहता था तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी। वहाँ महिलाओं को संबोधित करने के लिए दो शब्द हैं, मदाम और मैडमोइजेल। मदाम उनको कहते हैं जिनके विवाह हो गया है, मैडमोइजेल उनको कहते हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है। तो हमारे यहाँ की तरह से विवाहित महिलाएं टिकली और ये और बिछुआ वगैरह तो पहनती नहीं है। अब पता ही नहीं चलता कि ये विवाहित है, अविवाहित है, दोनों एक सी लग रही है। तो मैं मदाम को मैडमोइजेल और मैडमोइजेल को मदाम कह के अपनी हंसी उड़वाता था। लेकिन भारत में इस उम्र तक मुझे एक बार भी गलती नहीं हुई है। मुझसे बड़ी है, पैर छूता, माता जी कैसी हैं, बराबर की है, बहन जी बच्चे कैसे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं ठीक से, छोटी है तो बिटिया थपथपा दिया, पढ़ रही हो। माँ, बहन, बेटी, ये जो दृष्टि हमको मिली है, हजारों साल की तपस्या से जो दृष्टि मिली है, आज उस दृष्टि को काट करके यहाँ कितनी लंबाई, यहाँ कितनी चौड़ाई, इस सब में आज स्त्री को जो बदलने की ये सभ्यता है, ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और दूसरी भूमि कभी बिक्री की वस्तु नहीं हो सकती, बाजार की वस्तु नहीं हो सकती। और आज ये कॉर्पोरेटी दुनिया भूमि को बाजार की वस्तु, पूरे इतना पैसा, ये सट्टेबाजी से, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, इतना पैसा सट्टेबाजी से हाथ में लग गया है कि उसको असली पैसा, रियल कैपिटल कैसे बदला जाए। तो सोना खरीदो, देखिए सोने का दाम बढ़ रहा है, और जमीन खरीदिए, जमीन का दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं। और भारत में नहीं, पूरी दुनिया में निकल पड़े ये कॉर्पोरेट जमीन पर कब्जा करने के लिए। तो ये जो हमला हो रहा है हमारे संसाधनों पर, हमें आज सवाल उठाना है पूरे देश में। आप सब लोग उठा भी रहेंगे, ये बहुत प्रसन्नता की बात है, बधाई के पात्र हैं आप लोग कि ये भूमि का मालिक कौन है। सरकार नहीं है, हम घोषणा करते हैं, कोई कंपनी नहीं है, हम घोषणा करते हैं। ये भूमि जो है ये जन समुदाय की है,
किसान जब खेत में जाता है हल लेकर के तो धरती को ये प्रणाम करता है, माँ मुझे क्षमा करना, मैं तुझे तकलीफ दूंगा हल चला करके, लेकिन पेट के लिए तुझसे कुछ मांग रहा हूँ। तो जो प्रणाम की वस्तु, उसको हम प्रणाम की वस्तु ही रहने दें, उसको बाजार की वस्तु न बनाएं। तो हमारी घोषणा है कि ये भूमि जो है किसी के हाथ, कोई कानून नहीं हम मानेंगे। 1894 का अंग्रेजों का कानून नहीं माना भूमि लैंड एक्विजिशन का, ये बना नहीं मानते हैं, बना भी लेते हैं तो 2011 के कानून को हम नहीं मानेंगे, इसकी घोषणा करते हैं, नहीं मानेंगे। इसलिए हम अपनी मालकियत जाहिर करेंगे। अब एक नया युग आ रहा है, अंग्रेजों से जो मालकियत थी वो नीचे आई और ये दिल्ली में और भुवनेश्वर में अटक गई। अब हमारी आपकी लड़ाई है कि इस आज़ादी को जमीन तक लाएंगे, और वो आज़ादी तब आएगी जमीन तक कि जब भूमि पर, संसाधनों पर जन समुदाय की मालकियत होगी। वो तय करेंगे कि भूमि का, पानी का, जंगल का, पहाड़ का, खनिज पदार्थों का कैसे उपयोग होगा, वो तय करेंगे। किसी और शक्ति को, सरकार को, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, उसके अधिकार को हम नहीं मानेंगे। यहाँ पर हमको गांधी, लोहिया, किशन जी की बात सिविल नाफरमानी की याद रखनी होगी। फिर से अब जमाना आया है कि हम सिविल नाफरमानी की घोषणा करते हैं। तुम्हारे जो भी कानून होंगे हम नहीं मानते, उस कानून को तोड़ने के लिए जो भी तुम्हें सजा देनी हो उसके लिए हम तैयार हैं, सीना तान करके, लेकिन तुम्हारे इन कानून को हम नहीं मानेंगे। यही अब हमारे आप सबके इसमें लिए जरूरी है कि हम अपनी ताकत को बटोरें। जैसे प्रफुल्ल जी कह रहे थे, हम लोग मिल करके, क्योंकि अलग अलग ताकत बहुत बड़ी नहीं बन पाती। सरकार की कोशिश होती कि अलग अलग थका दें, दबा दें, डरा दें, लालच दे करके आंदोलनों को तोड़ें। इसलिए सबको मिल करके, थोड़े से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, थोड़े से आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन बड़े संग्राम में फिर ये डिफरेंसेस, ये भेद काम के नहीं होते, इनको पीछे किया जाता है। और इस बड़े मुक्त संग्राम में हम सब सिपाही बने। यही हमें लगता है कि किशन जी को श्रद्धांजलि करने की सबसे बड़ी बात होगी। धन्यवाद।